रासायनिक खेती जहर है, जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक रोज तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो भाई कर्म करो। नमस्कार, शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कर्म करो, कर्म करो। कर्म तो करना ही होगा क्योंकि कर्म करने के लिए ही ये शरीर रूपी चोला हमने धारण किया है। गीता में भी कहा गया कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, और इसके कहने के पीछे बहुत गहरे राज हैं। चिंता न करो क्योंकि फल भविष्य का परिणाम है, और भविष्य की चिंता में ही लगे रहेंगे तो वर्तमान में हमसे श्रेष्ठ कर्म नहीं होंगे। वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म कैसे करें और कर्म योग क्या है, क्योंकि कर्म योग की बहुत महिमा है। आज इसी विषय पर आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं गुजरात पालनपुर से पधारी हमारे बीच में भारती बहन। भारती बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। दोस्तों, ब्रह्मा कुमारी भारती बहन के बारे में आपको बता दूं कि बचपन से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान से वे जुड़ी हुई हैं। 35 सालों से इन्होंने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में ही समर्पित किया हुआ है। RARF की रूरल विंग की एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और शाश्वत यौगिक खेती को लेकर दांतेवाड़ा गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बीच में जो MOU हुआ, उसकी पहल भारती बहन ने ही की थी। आज कर्म योग विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं। दीदी, आपसे जानना चाहेंगे कि कर्म की बहुत महिमा है, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल, ये भी गाया हुआ है, और जैसे कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये भी गाया हुआ है। हर मनुष्य अपने लिए अच्छा सोचकर ही कर्म करता है। और जब हम शाश्वत यौगिक खेती की बात करते हैं तो इस खेती में योग की बात आती है कि योग का प्रयोग करना है खेती पर, तो ही शाश्वत यौगिक खेती आगे संभव हो सकती है। तो योग के नाम से हम समझते हैं कि बैठना है, घंटों ध्यान लगाना है। किस तरह से ये योग है, किस तरह से शाश्वत यौगिक खेती की जा सकती है, कर्म में इस योग को किस तरह से शामिल किया जा सकता है? वैसे योग का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ करके कोई एकांत में चले जाना है। योग का बहुत ही सहज सरल अर्थ है कनेक्शन, जोड़ना। तो किससे हमें जुड़ना है? जो परम कृषक परमात्मा है, जो सुप्रीम पावर है, उससे जब हम अपने आत्मा के मन और बुद्धि का कनेक्शन उससे जोड़ते हैं, तो जो परम कृषक है वो गुणों के भंडार है, शांति के दाता है, सुख के दाता है, आनंद के दाता है। उसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ने से उनके गुणों का हमारे अंदर प्राप्ति होती है जी। और उन गुणों से हम भरपूर होते जाते हैं जी। और गुणों की भरपूरता के साथ हम इन नयनों के माध्यम से खेती में उसका प्रयोग करते हैं जी। जैसे जब किसान सबसे पहले बीज की बुवाई करता है, हाँ जी। तो बुवाई करने के पहले आत्मा के अंदर एक 7 गुण है जी। उसमें एक गुण है शक्ति। तो वो परमात्मा भी सुप्रीम पावर जो है वो भी सर्वशक्तिवान है। उससे वो शक्ति प्राप्त करके फिर हमारी दृष्टि के माध्यम से उस बीज में पावरफुल दृष्टि हम डालते हैं, उनको वाइब्रेशंस देते हैं, तो वो बीज जो है वो शक्तिशाली बन जाता है जी। जी। और शक्तिशाली बीज जो है उसको जब हम बुवाई करते हैं तो उससे जो अन्न उत्पन्न होता है वो भी एक शक्तिशाली होता है जी। उसमें गुणवत्ता भी बढ़ जाती है और पौष्टिकता भी बढ़ जाती है और बड़ा खाने में भी स्वादिष्ट होता है जी। तो उसके बाद फिर बीज बोने के बाद जब वो बाहर निकलता है बीज, तो
उस समय उसको हम शांति के वाइब्रेशन दे सकते हैं कि परमात्मा शांति के सागर है, हम आत्मा शांत स्वरूप है जी। और उस परमात्मा की शांति की पावर से हम उसके ऊपर शांति के वाइब्रेशन दें। ठीक। जैसे मनुष्य को शांति चाहिए, वैसे आज खेत के अंदर में भी उसको पौधे को उगने के लिए उसको भी तो शांति चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी रासायनिक दवाइयाँ और खादों का उपयोग करते करते वो भूमि भी ऐसे घबरा गई है, तो उसको शांति के प्रकंपन चाहिए। ठीक। तो जब उसको हम शांति के प्रकंपन देते हैं तो उस जो पौधा है वो शांतिपूर्ण निर्भय होकर के वो बाहर निकलता है जी। और उसके बाद जब बड़ा होता है तो उसके ऊपर हम पवित्रता के वाइब्रेशन डालते हैं। ठीक। परमात्मा पवित्रता के सागर है, हम आत्मा पवित्रता स्वरूप है और इन नयनों के माध्यम से और पवित्रता के अंदर में वो बल है जी। कि कोई भी कीट उस पौधों को खाने के लिए नहीं आएंगे ओके। और जो फसल है उसको नुकसान नहीं हो पाएगा। जी। जैसे हम देखते हैं कि रामायण के अंदर में भी सीता की पवित्रता इतनी थी, इस वजह से जब रावण उसके समीप आता था तो वो अपना एक तिनका उठाती थी और वो उसके समीप नहीं आ सकता था। वो पवित्रता का बल है। जी। ऐसे पूरे खेत के अंदर में जब हम पवित्रता के वाइब्रेशन डाल देते हैं जी। तो कोई भी इस प्रकार के नुकसानकारक कीटक उस खेत में नहीं आते हैं। जी। उस प्रकार जब वो पौधा बड़ा होता है और उसके अंदर में जब बीज का निर्माण होना शुरू होता है, तब हम आनंद के वाइब्रेशन डालें और खुशी के वाइब्रेशन से उसको सींचते हैं और हम दृश्य भी देखते हैं कि इस पौधे के अंदर में बहुत अच्छे अच्छे चमकदार दाने पैदा होना चाहिए। जी। तो उसी प्रकार से वो दाने भरते जाते हैं। ठीक। और वो भी खुशी खुशी से वो बीज है वो बाहर निकलता है जी। और उसमें पौष्टिकता भी बढ़ती है। जी। तो इस प्रकार जो आत्मा के गुण है और परमात्मा के जो गुण है उसी का चिंतन करते हुए उसी प्रकार के वाइब्रेशन जब फसल पर डालते हैं तो ये भी एक कर्म योग है। जी। और इस प्रकार के कर्म योग से बेनिफिट ये है, जब हमें फसल प्राप्त होती है तो पौष्टिकता और गुणवत्ता वाली बाहर होके निकलती है। जी जी जी। तो आपने खेती के दौरान शाश्वत योगिक खेती जब हम करते हैं तो किस आत्मा के किस गुण का प्रयोग करना है, बीज बोने से लेकर के उसके बड़े होने तक, फसल के पकने तक, ये आपने बताया। और आपने कहा कि ये कर्म योग है। कर्म करते करते हम इस योग को कैसे करते होंगे दीदी? जैसे पानी डालते हैं, हाँ जी, तो पानी भी उसको पिलाते हैं, तो हम अपने को एक निमित्त भाव समझे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक निमित्त हूँ। जी। करण करावन हार जो है वो परम कृषक है। इस भाव से हम कोई भी कर्म करते हैं जी। तो वो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। जब किसान खेत में पानी डालता है तो उस पानी के अंदर में भी वो प्रयोग कर सकता है, क्योंकि विचारों का प्रभाव पानी ऊपर भी बहुत गहरा पड़ता है। हाँ जी। उसके पूरे जो है वाइब्रेशंस के कारण उसका आंतरिक जो है परिवर्तन आ जाता है जी। और वो पवित्रता के वाइब्रेशन डालने से सारी खेती में जो है वो भी एक प्योर हो जाती है और कोई भी कीटक भी नहीं आ सकते हैं। तो इस तरह से कर्म करते करते हमें मन में संकल्प लाने हैं। हाँ। चाहे हम पानी दे रहे हैं तो हम संकल्प करें कि मैं नहीं, परमपिता परमात्मा वो मुझसे करवा रहे हैं ऐसा मेरी ही खेती के लिए। कर्म योग की फिलॉसफी को, चाहे वो बीज लेना हो, बीज खरीदना हो, बीज बोना हो, खेत की जुताई जोतना हो, इस तरह से कर्म करना और परमात्मा की याद में रहना, क्या इसे हम कर्म योग समझ सकते हैं? हाँ। कर्म करते हुए हाँ। परमात्मा की याद में रहना। हाँ। और ये भाव कि मैं कर्म करने के लिए निमित्त हूँ, परमात्मा मुझसे करवा रहे हैं। तो ऐसे में किन संकल्पों का हमें ख्याल रखना होता है कि सिर्फ यही संकल्प चलें, कोई और संकल्प ना आए? उसके लिए जो परमात्मा ने हमें दिया है नॉलेज कि हम ये शरीर नहीं है, एक आत्मा है, मैं एक चमकता हुआ ये सितारा हूँ, ये खुद को भी महसूस करे जी।
और दूसरे जब किसान हमें मिलते हैं सामने, तो उनको भी उसी भाव से देखें कि ये भी वो परम कृषक का ही संतान है और वो भी एक बिंदु स्वरूप आत्मा है। इस प्रकार जो हमारी ओरिजिनल स्टेज है, ये देह हम नहीं है जी। पर हम जो हमारा वास्तविक स्वरूप हम आत्मा है, ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप है, उसी स्थिति में स्थित होकर के हम कोई भी कर्म करते हैं, जैसे हाथ से हम कर्म कर रहे हैं, तो भी हमें यही सोचना है कि मैं करने वाली आत्मा हूँ, ये तो एक मेरा साधन है। जी जी जी। जैसे हम देख रहे हैं तो हम ये सोचें कि आंखें तो खिड़की है, इस खिड़की के माध्यम से देखने वाली मैं आत्मा हूँ। जी, जैसे कुछ बातें भी सुन रहे हैं तो यही सोचे कि ये साधन मिला हुआ है, साधन के माध्यम से मैं आत्मा सुन रही हूँ। जैसे मोटे तौर पर हम कह देते हैं कि ये शरीर रूपी चोला कर्म करने के लिए मिला हुआ है, तो कर्म वास्तव में आत्मा कर रही है, लेकिन वो कभी आंखों का उपयोग करती है, कभी कानों का उपयोग करती है, तो कभी हाथ पैरों का उपयोग करती है। तो ये कर्म योग है वास्तव में। इस कर्म योग के फायदे शाश्वत योगी खेती करने वाले किसानों को किस तरह से मिले हैं दीदी? उसमें बहुत सारे फायदे मिले हैं। उनकी जो खेती है, जैसे रासायनिक खेती है, उसमें अगर 1 बीघा खेती करता है तो उसमें अगर उनको 9 बोरी अनाज प्राप्त होता है, तो उसको जो योगिक खेती करने वाला किसान है उसमें कभी 10 भी मिलता है, कभी 12 बोरी भी। ऐसे पैदावार जो है वो भी बढ़ जाती है जी। और जो उसकी गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाती है। तो ये, और उसका मन जो है सबसे पहले तो स्वस्थ हो जाता है, और जिसका खुद का मन स्वस्थ है तो उसका परिवार भी खुशहाल हो जाता है। वो भी खुश है तो परिवार में भी वो खुशहाली आ जाती है। जी जी जी। मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ, तन स्वस्थ तो कर्म श्रेष्ठ, और कर्म श्रेष्ठ तो फिर परिवार में खुशहाली। तो दीदी आपसे जानना चाहूंगा कि कर्म योग जो है, हम जैसे शुरू में भी बात कर रहे थे कि फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बस कर्म करना चाहिए। तो कार्मिक फिलॉसफी के मद्देनजर, कार्मिक फिलॉसफी को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगी कि क्यों फल की चिंता नहीं करनी चाहिए इंसान को? उसमें स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे कभी कभी हम कोई अच्छा कर्म करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए या हमारी महिमा करनी चाहिए, हमारी वाहवाह होनी चाहिए। तो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? स्वार्थ भाव से कर रहे हैं जी। तो किसी भी प्रकार की, इस प्रकार की जो स्वार्थ भावना से कर्म कर रहे हैं वो है फल की इच्छा से कर्म। यानी कि मैंने कुछ किया और अगर मेरी प्रशंसा सुनने की इच्छा हुई, तारीफ सुनने की इच्छा हुई, तो ये फल की इच्छा रखना हुआ। हाँ, तो ये सब इच्छा से रहित जो कुछ मिलना है, जो कुछ देना है, मुझे एक से ही प्राप्त करना है जी। तो इस प्रकार की भावना रखना, यह है फल की इच्छा न रखना। जी जी। लेकिन मैं अगर जमीनी स्तर पर बात करूं, अगर एक किसान जो है वो खेती करता है, तो वो खेती कर रहा है, वो बीज बो रहा है, वो फसल उगा रहा है, तो उसके मन में ये भाव है कि मैं खेती करने जा रहा हूँ, मेरी फसल अच्छी होगी तो मुझे दाम अच्छे मिलेंगे, मुझे दाम अच्छे मिलेंगे तो मेरा जीवन स्तर सुधरेगा, मैं अपने परिवार की पालना बहुत अच्छे से कर सकूंगा। ये भी तो इच्छा रखना ही हो गया। हाँ, लेकिन वो अगर उस इच्छा के अंदर में जी लोभ वृत्ति जब आ जाती है, एक है सामान्य इच्छा कि भी मैं ये कर रही हूँ तो मुझे मिलने वाला है, उसको नॉलेज है जी। लेकिन उसमें फिर मैं कैसे उसको बढ़ा करके लूं, किस प्रकार से व्यापारी से दाम ज्यादा लूं, उसमें किस प्रकार से मिलावट करूं, ये जो भावना है लोभ वृत्ति के कारण जी। फिर जब ये कर्म सारा करता है किसान तो वो रॉन्ग हो जाता है। जी। पर मैं दीदी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे आज जो सामाजिक परिदृश्य में, आर्थिक परिदृश्य में हम देखते हैं कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, और जिम्मेदारियां या परिवार जब बढ़ रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी एक किसान पर आ जाती है। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी किसान या कोई भी जनसाधारण चाहेगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूं इसमें बढ़ोतरी हो, इसमें प्रगति हो, क्योंकि अगर मैंने पिछले साल से कम काम किया या मेरी फसल जरा भी कम हुई तो मुझे नुकसान होगा, मैं अपने परिवार की पालना नहीं कर पाऊंगा, मेरी फसल कम होगी। तब हम इसे कैसे देखें? क्योंकि संतुष्टता एक अपनी जगह अलग है कि उसमें लोभ वृत्ति नहीं रखनी, जितना हुआ उसमें संतुष्ट रह ले। पर जो परिदृश्य चेंज हो रहे हैं हमारे जीवन में कि दिन प्रतिदिन जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, दिन प्रतिदिन परिवार बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक कर्म योगी किस तरह से अपनी इन वृत्तियों पर नियंत्रण भी रखे कि लोभ नहीं आना चाहिए, मगर उसके अंदर ये जागृति भी बनी रहे कि मुझे कर्म तो करना है और पहले से बेहतर करना है और ज्यादा करना है। वो रॉन्ग नहीं है, वो राइट है।
उसको कर्म के प्रति तो जागृति होनी चाहिए और वो आगे बढ़े, वो भी भावना उसमें रहनी चाहिए। वो कोई इच्छा वाली भावना नहीं है जी। तो इसमें बैलेंस कैसे आएगा, क्योंकि इसकी सीमा क्या होगी कि हम ये तय कर पाए कि ये लोभ नहीं है, ये हमारे संतुष्ट रहते हुए हमारा आगे बढ़ने का बस ये तो कर्तव्य चल रहा है। उसको जो मिल रहा है उसमें वो खुश रहता है, भले बढ़ोतरी करते हुए भी उसके अंदर में वो खुश रहता है, उसकी वृत्तियां जो है परिवर्तित नहीं होती हैं। जी। पर मैं यहाँ दीदी एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही है बार बार कि जब हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं और अपनी फसल ज़्यादा उगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं तो शुरू में रिजल्ट ज़्यादा आते ही हैं, हमें मिलते ही हैं, फसल की पैदावार भी ज़्यादा हो गई, तब तो खुश होते होंगे हम, किसान खुश होते होंगे कि मेरी फसल पैदावार ज़्यादा बढ़ गई। ये बात और है तब उसे नहीं मालूम कि उसने ज़मीन के साथ अन्याय कर दिया या प्रकृति के साथ अन्याय कर दिया, तब वो तात्कालिक खुशी तो हुई उस वक्त, तो वो अंतर कैसे कर पाएगा कोई भी? वो जो रासायनिक खाद के वजह से आप परमात्मा की याद में जी जो फसल करते हैं उसका सफलता जो है अधिक प्राप्त होती है। जी रासायनिक से जो उन्होंने खेती किया है जी और जो योग के माध्यम से जो वो खेती करेगा, हाँ जी, तो योग से की हुई खेती में भी उसको परिणाम मिलते हैं, अच्छे से अच्छे परिणाम मिलते हैं जी। और उसमें जो उसको संतुष्टता मिलती है वो अधिक होती है। यानी संतुष्टता का एक गुण प्राप्त हो जाता है सही कर्म करने से। यदि आपने अज्ञानतावश, जैसे हम अज्ञानतावश ही हम रासायनिक खेती करते हुए आए हैं और उसका दुष्परिणाम हमें भले ही कुछ समय बाद मिलने वाला हो, तो क्या ऐसा होता है कि उस वक्त वो संतुष्टता प्राप्त नहीं होती? जैसे हमने रासायनिक खेती कर ली, मुझे नहीं मालूम कि रासायनिक खेती करने से प्रकृति को नुकसान होने वाला है, फसल को नुकसान होने वाला है, जमीन को नुकसान होने वाला है, पर मेरी फसल ज्यादा हो गई तो खुशी तो मुझे मिली। तो ऐसा कुछ होता है सांकेतिक रूप से कि मुझे संतुष्टता नहीं मिल रही होगी लेकिन हाँ खुशी थोड़ी बहुत मिल सकती है। हाँ, अंदर से वो फिर दुख फील होता है, अंदर से एक भारीपन, हाँ, एक भारीपन रहता है, बोझ में वो हल्कापन नहीं रहेगा। और वो जब यौगिक खेती करता है, अच्छे कर्म से खेती करता है तो मन से एकदम हल्का होता है और उससे उसका वातावरण जो है, खेत का एटमॉस्फेयर भी उस प्रकार का होता है, सारा माहौल पूरा जो है चेंज हो जाता है। वो मन से भले कितना भी कमा लेता है, अच्छा कर लेता है, अच्छी फसल हो जाती है, लेकिन मन उसका भारी रहता है, उसका मन भगवान की तरफ नहीं जा सकता है। और जो योगी खेती करने वाला है उसका मन सहज रीति से वो परमात्मा की ओर जा सकता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की और इसे हर स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर आप खुद समझ सकते हैं कि आपका मन हल्का है या भारी है, क्योंकि कोई भी जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें आंतरिक खुशी महसूस होती है और यदि कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं जिससे हमें तात्कालिक प्राप्ति हो गई, हमारी फसल पैदा अच्छी हो गई, हमें फसल के दाम अच्छे मिल गए, हमें तात्कालिक खुशी मिल सकती है लेकिन मन में एक भारीपन रहेगा। और जो दीदी ने बहुत अच्छी बात कही कि परमात्मा की तरफ ध्यान सहज नहीं जाता, अगर हमने कोई गलत काम कर लिया तो एक पछतावा, एक भारीपन हमें तंग करता रहता है। दीदी, आपने कर्म योग के बारे में बहुत अच्छे से हमें सहज शब्दों में जानकारी दी। अपने तमाम दर्शकों की ओर से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर चल करके आए। थैंक यू। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने जाना कर्म योग क्या है। स्वयं को निमित्त समझकर परमपिता परमात्मा को करण करावन हार जानकर मानकर उनकी याद में श्रेष्ठ कर्म करना, कर्म करते रहना और श्रेष्ठ संकल्प करते रहना, यही कर्म योग है। और उनकी याद में श्रेष्ठ कर्म या श्रेष्ठ संकल्प स्वतः होंगे। और जैसा कि आत्मा के वो 7 संस्कार, वो 7 मूल गुण, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता, हमें भारती दीदी ने बताया, उन संस्कारों को प्रकृति में प्रवाहित करना, खेती करते समय उन सभी संस्कारों का उपयोग करना, ये हमने आज सीखा। दोस्तों, सबसे पहले भारती दीदी ने जो हमें जानकारी दी है, आइए इस पर एक कमेंट्री सुनते हैं। आइए हम देखते हैं कि खेती में काम करते समय किस प्रकार के संकल्प करने चाहिए। करण करावन हार स्वयं भगवान है और वो मुझे निमित्त बनाकर मेरे सारे कार्य कर रही हैं। मैं आत्मा करावन हार हूं, क्योंकि इन कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं कर्म कर रही हूं। सर्वशक्तिवान
परम पिता की छत्र छाया सदा मेरे ऊपर है। प्यारे पिता की सर्व शक्तियां मुझ में समाती जा रही हैं। मैं इन सर्व शक्तियों की किरणों से संपन्न हो सारे ही खेतों में सर्व शक्तियों की किरणों की प्रकाश फैला रही हूं। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। फिलहाल कर्म योग की महत्व को जानते हुए इसे अपनाना बहुत आवश्यक है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ में आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।